हिंद। आइए हम लोग अब अगला आर्टिकल 20 पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 20 जिसमें है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। एक प्रकार से सामान्य अर्थों में बोलूं तो कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है, कोई जुर्म करता है, कोई ऑफेंस करता है, उस परिस्थिति में जो है उनका कन्विक्शन होता है। और कोई अगर इनोसेंट होता है, ठीक है, कोई निर्दोष व्यक्ति होता है, तो वो जो है छूट जाते हैं, एक प्रकार से उनको सजा नहीं मिलती है। तो कभी कभी ऐसा होता है इन जनरल कि स्टेट बहुत एक पावरफुल मिशनरी है। स्टेट मिशनरी, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस, आर्मी, वो चाहे तो किसी को उठा के बंद कर सकती है, उसके हाथ में इतना पावर है। और कोई व्यक्ति एक इंडिविजुअल उसे लड़ भी नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है। उस परिस्थिति में यह कुछ अधिकार दिए गए हैं ताकि स्टेट और स्टेट मिशनरी, हमने स्टेट को डिफाइन किया है अंडर आर्टिकल 12, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप उससे जाकर देख सकते हैं कि अगर वह कोई मनमाने तरीके से किसी भी जनता को, किसी भी सिटीजन को पकड़ के चलो जेल में बंद करो, जैसे अभी किसी की सरकार मोदी गवर्नमेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी गवर्नमेंट तो नहीं समझ पाओगे, इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल ले, इमरजेंसी लगा, आपातकाल लगा। आपातकाल में क्या हुआ, जो इनकी आलोचना करता था, जो समाचार पत्र वाले, जो मीडिया वाले, जो सिंगर, ठीक है, उनको जेल में डाल दो। मतलब एक प्रकार से स्टेट जो है मनमाने तरीके से कार्य कर रही थी, जो मन में आ रहा है, आर्बिट्रेरी मैनर, ठीक है। तो उस आर्बिट्रेरीनेस को, उस मनमाने ढंग को रोकने के लिए ही जो है हमें आर्टिकल 20 प्रोवाइड किए गए हैं, अनुच्छेद 20, जिसमें कि कोई भी कन्विक्शन को लेकर कि अगर हमने क्राइम किया है तो हमें जो न्याय पद्धति है, जो न्याय की विधि है, उस अनुसार हमें दंड मिलना चाहिए। ये तो कोई बुरी बात नहीं है कि भाई अगर आप किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी का असैसिनेशन कर देते हैं, तो इन दैट केस यू विल बी पनिश्ड, बट पनिश्ड ओनली अकॉर्डिंग द लॉ विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल बुक और द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 के तहत ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन, सिटीजन, फॉरेनर और कंपनी। यह जो अधिकार है यह सिर्फ नागरिकों को ही नहीं, बल्कि कोई फॉरेनर्स हो या कोई कंपनी हो, कोई कॉरपोरेशन हो, ठीक है, उनको भी यह अधिकार मतलब मिलता है। जैसे कोई कंपनी है, उस पर जो रूल्स और रेगुलेशन है टैक्स का, उतने ही टैक्स लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी मुनाफा कमाने लगे, चलो इस पर दोगुना टैक्स ले लो, कोई कंपनी से कम टैक्स लो। जैसे अपने कोई जानकार रिलेटिव की अगर कोई कंपनी है, इंडस्ट्री है, तो चलो उससे थोड़ा कम लेते हैं। कोई जो है अपोजिशन पार्टी वाले का है या कोई जो कंपनी वाले हमारी आलोचना करता है, हमारा क्रिटिसाइज करता है, चलो उस पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दो। नहीं, अगर किसी कॉरपोरेशन पे अगर टैक्स और कर की व्यवस्था लागू की जाएगी तो वो इक्वल होना चाहिए, मतलब जो नियम में है तो नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो यह जो अधिकार है, यह कोई कंपनी, कॉरपोरेशन, कोई फॉरेनर होते हैं, जो विदेशी होते हैं, उनके लिए भी और सिटीजन के लिए तो मौलिक अधिकार तो ये तो नैसर्गिक है, ठीक है। तो इसके 3 प्रोविजन है, 3 बेसिक एलिमेंट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहने का मतलब है एक प्रकार से एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब होता है पूर्वव्यापी, इसका हिंदी अर्थ होता है पूर्वव्यापी, ठीक है। नो पर्सन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक नागरिक, कोई भी सिटीजन, ठीक है, को जो है आप जो है कन्विक्ट नहीं कर सकते, उसे दोषी जो है करार तब तक नहीं कर सकते जब तक उन्होंने किसी लॉ का, किसी नियम कानून का वायलेशन ना किया हो। देखिए, अगर आप किसी रूल्स एंड रेगुलेशन का, जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, लाल बत्ती हुई, फिर भी आप गाड़ी बढ़ा लिए, तो आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, यातायात नियमों का आप जो है पालन नहीं कर रहे हैं। उस परिस्थिति में तो आपके ऊपर चालान कटेगा ही। ये तो एक मतलब जेन्युइन बात है कि भाई अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे देन यू विल बी पनिश्ड, ठीक है, आपको चाहे फाइन देना होगा या फिर जो भी उसके प्रावधान है उस अनुसार। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो नियम का पालन करता हो,
जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया हो, उस परिस्थिति में आप उसे कन्विक्ट नहीं कर सकते, उसे आप दोषी नहीं करार दे सकते। कहने का मतलब है इनडायरेक्टली आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि इन अनदर वर्ड यू कैन से डैट अ इनोसेंट पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड इन अ डेमोक्रेटिक नेशन, इन अ कंट्री वेयर द रूल ऑफ लॉ इज फॉलोड। ठीक है, अगर कोई इनोसेंट और निर्दोष व्यक्ति पनिश्ड किया जाता है तो माने वह आर्बिट्रेरीनेस और एक्सेसिव यूज ऑफ पावर बाय द स्टेट माना जाएगा, कि मनमाने तरीके से आप किसी भी निर्दोष को सजा दे रहे हैं। तो ये मौलिक अधिकारों के तहत हमें हमारी सुरक्षा के लिए जो है संविधान ने यह प्रावधान किए हैं कि आप अगर निर्दोष हैं, आप नियमों का पालन करते हैं, तो आपको कोई दंड नहीं दे सकता है। तो यही है, नो पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट थ्रू वायलेशन ऑफ लॉ। अगर आप वायलेशन करेंगे नियम का तो आप पनिशेबल है, ऑफेंस है, तो उसमें आपको दंड दिया जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। आगे, नो सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। फिर यहाँ पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोई भी नियम कानून में जो प्रावधान किए गए हैं, अब जैसे कोई भी, ठीक है, किसी भी का आप मर्डर करते हैं या फिर किसी का भी, मतलब जिस हिसाब से, तो उसको जितने भी सालों की सज़ा होनी चाहिए, 14 साल 20 साल, या कोई किसी का जैसे निर्भया केस में फांसी का सज़ा दिया गया, तो जो भी सज़ा दिया जाएगा वह जो रूल्स में बताया गया है, जो नियम में लिखा गया है, उतना ही सज़ा दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं दिया जा सकता। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, हाँ मतलब सिटीजन, कोई भी नागरिक है, पेनल्टी नो सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। जो लॉ में लिखा गया है, जो कानून में लिखा गया है, जो आईपीसी धारा वगैरह है, इंडियन पेनल कोड वगैरह, उसमें लिखा गया है कि इस जुर्म में इतना सज़ा होगा। ये कोई अगर क्राइम करता है तो इस प्रकार का दंड का विधान है। उसी दंड विधाओं, उसी रूल बुक्स के अनुसार, उसी पेनल कोड के अनुसार जो है उस पर मुकदमा चलेगा और उसी के अनुसार उस पर दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई हमारा दोस्त का या कोई हमारे रिलेटिव, कोई जान पहचान का कोई जानने वाला है तो उसे कम सज़ा दे दो, और कोई जो हमारा कह सकते हैं कि दुश्मन है या फिर कोई अदर धर्म से बिलोंग करता हो, अदर रीजन से बिलोंग करता हो, अदर कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उस परिस्थिति में उसे अधिक सज़ा दे दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी व्यक्ति को सज़ा दिया जाएगा रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, रूल से अधिक नहीं दिया जा सकता। अगर नियम से अधिक बढ़कर आप सजा देंगे तो आप मनमाने तरीके से आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव जो है पावर और पनिशमेंट का यूज कर रहे हैं, जो कि वायलेशन होगा आर्टिकल 20 का, एंड इट इज द ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट। नाउ दूसरा प्रोविजन, दूसरा एलिमेंट इसका कहता है आर्टिकल 20 का कि नो डबल जियोपैरिडी। कहने का मतलब है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। जैसे कोई एक व्यक्ति कोई भी जुर्म करता है, कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, सपोज आप जा रहे हैं बाइक से और स्लैक सिटी मॉल से आपने, वहाँ जो रेड लाइट है ना कोने पे, उससे आप इतना आगे निकल गए कि आपने देखा ही नहीं कि लाल बत्ती हुआ था, धड़ धड़ेले निकल गए, तो आपको जो है फाइन देना होगा। क्या? क्योंकि आपने ट्रैफिक नियम का वायलेशन किया, तो आपको फाइन सिर्फ एक ही बार देना होगा। मतलब अगर आपने एक बार वायलेशन किया तो आपको एक बार फाइन देना होगा, दूसरी बार करेंगे तब दूसरी बार देना होगा। कहने का मतलब है कि अगर नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड, जो भी व्यक्ति क्राइम करता है, जो भी व्यक्ति लॉफुल एक्टिविटीज करते हुए पाए जाते हैं, उन्हें जो है सेम ऑफेंस के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए, एक ही क्राइम के लिए, एक ही जुर्म के लिए जो है एक बार से अधिक पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। अगर कोई अगला क्राइम फिर से करता है तो फिर से पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन अगर कोई एक जो पहले, मतलब जो कह सकते हैं ना कि कोई व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है, कोई रूल का वायलेशन करता है, उस परिस्थिति में उसे एक बार ही सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक ही सजा के लिए, एक ही कह सकते हैं कि ऑफेंस के लिए आप उसे 2 या 3 बार पनिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें प्रोविजन है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहने का मतलब है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, अब जैसे कोई क्राइम किया है तो एक बात आप जानते होंगे कि जब पुलिस वगैरह पकड़ती है तो उसे सच उगलवाने का प्रयास करती है, उसको मतलब डराती है, धमकाती है, मारती है, टॉर्चर करती है, बहुत सारे जो पुलिस के हथकंडे हैं वो अपनाती है कि यह सच उगले कि तुमने इसका
मर्डर किया है या नहीं, तुमने क्राइम किया है कि नहीं। उस परिस्थिति में भले ही वो जो कह सकते हैं पुलिस सच उगलवा भी ले, बट पुलिस के द्वारा उगलवाए गए सच जो है कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, उसे कोर्ट में वो मानने मतलब न्यायाधीश उसे नहीं मानती। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर दे के, डरा धमका के, मारने या रिवॉल्वर दिखा के यह बातें उगलवाई हो, जो कि वह निर्दोष भी है, फिर भी झूठ बोल दिया होगा डर से कि हमारा जान ना चला जाए। उस परिस्थिति में इसमें कहा जा रहा है कि नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी व्यक्ति अगर कोई क्राइम भी करता है तो आप उस व्यक्ति को ही नहीं कह सकते हो कि भाई तुमने क्राइम किया है तो तुम जानते हो और तुम कोर्ट में कहो कि हाँ हमने क्राइम किया है। मतलब वो अपना गवाह नहीं बनेगा। जैसे कोई भी कोर्ट में केस होते हैं तो उसमें गवाह पेश किया जाता है, गवाह इन द सेंस एविडेंस के तौर पे कि उस व्यक्ति ने उसे उसका मर्डर करते हुए देखा है, ठीक है, तो वह गवाह के रूप में आपके खिलाफ कोर्ट में बयान देता है। तो ये जो ऑफेंस है, ऑफेंस मतलब कोई क्राइम कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति से ही आप नहीं कहोगे कि भाई आपने क्राइम किया है, आपको तो मालूम है, आप जज के सामने बोलो कि हाँ तुमने क्राइम किया है। तो एक प्रकार का जो कह सकते हैं कि आर्बिट्रेरीनेस हो गया, कोई भी स्टेट पुलिस फोर्स आपको ऐसा नहीं करवा सकती है, ठीक है। तो यही प्रोटेक्शन दिया है, प्रोटेक्शन, ठीक है, जो कि हमें अनुच्छेद 20 के आर्टिकल 20 के अंतर्गत हमें मिलता है कि नो पर्सन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब उसे कंपेल करना, उसे विवश करना, टू बी अ विटनेस अगेंस्ट, विटनेस मतलब गवाह देने वाला, ठीक है, अगेंस्ट हिमसेल्फ, वो अपने खिलाफ कोई भी व्यक्ति गवाह देना भी नहीं चाहिए, सीधे बोलेंगे भाई हमने क्राइम नहीं किया है, सीधे उसका सही यही जवाब होगा। और आप उसे कंपेल भी नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उसका फिंगरप्रिंट, अब जैसे कोई रिवॉल्वर है या कोई आप टेबल को छूते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट आ जाता है, तो फिंगरप्रिंट आपसे ले सकता है, वो आपके डीएनए टेस्ट कर सकता है, आपका ब्लड टेस्ट कर सकता है, ठीक है, और जो भी हथकंडे हैं जो कि रूल में प्रिस्क्राइब किया गया है वो सब आपका ले सकता है। ये मतलब अथॉरिटी और स्टेट पुलिस आपसे ये ले सकती है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन एक मौखिक रूप से बयान देना कि हाँ हमने यह क्राइम किया, वो तो हो गया फिर एक्सेप्टेंस, कि कोई व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो क्राइम किया हो या कोई निर्दोष हो, वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है, जनरली यही होता है। कोई तो ऐसा नहीं कि मर्डर करके वो हाँ हमने किया है, ऐसा तो कोई करता नहीं है। कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इज दैट क्लियर? अब ये 3 प्रावधान थे, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 20 में बताए गए हैं। प्रोटेक्शन अंडर दिस प्रोविजन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन अ केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन इसको हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन यह जो प्रावधान है, मतलब ये तीनों हमने ऑफेंस बताए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यह जो है या फिर आर्टिकल 20 का यूज हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं कर सकते। अब जान लो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। प्रिवेंटिव मतलब कोई चीज़ को प्रिवेंट करना, बचाव करना, और डिटेंशन मतलब किसी को नज़रबंद करना। जैसे अभी देखो आंग सान सुई जो म्यांमार की एक कह सकते हैं कि महिला है, या डेमोक्रेटिक नेशन के लिए अपने नेशन में, म्यांमार में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए जो है आवाज़ उठा रही थी, तो उसे जो है वहाँ का जो मिलिट्री शासक था उसे नज़रबंद कर दिया, मतलब उसे डिटेन कर दिया, ठीक है। डिटेंशन मतलब होता है ना कि आपको घर में ही रखा जाता है, लेकिन घर के चारों तरफ से जो है पुलिस का पहरा लगा दिया जाता है कि आप घर से बाहर नहीं आने के लिए, मतलब घर को ही एक जेल बना दिया जाता है, ठीक है। एक प्रकार से यह वो प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपको बाहर निकलने की अनुमति नहीं हुई, घर में ही आपको खाना वाना सब दे दिया जाएगा, आप घर में ही पैक रहें। प्रिवेंटिव मतलब कोई भी चीज़ का बचाव करना, सुरक्षा करना। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका अलग उदाहरण देते हैं कि जैसे देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो उसमें नेता मंत्री दौड़ दौड़ के आते हैं। देखो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो हमेशा पॉलिटिकल माइलेज की तलाश में होते हैं, होनी भी चाहिए भाई। जो राजनीति है, राजनीतिज्ञ है, ये राजनेता है, वो अगर राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा। अगर कोई राजनेता है तो भाई उसका काम ही है राजनीति करना। तो कहीं भी ऐसी पॉलिटिकल इशूज अराइज हो जाते हैं, देखते हो कभी राहुल गांधी, कभी सोनिया गांधी, विपक्ष के लोग हाजिर हो जाते हैं, कभी कभी पक्ष के लोग भी आते हैं। सबको तो भाई वोट तो सबको चाहिए। राजनीति होती है इसलिए कि हम अधिक से अधिक वोट लें, अधिक से अधिक जीतें, सत्ता में रहें, ये तो मतलब नैसर्गिक सत्य है। अगर राजनेता राजनीति ना करे तो कौन करेगा। तो वही है कि कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो जाए, इसलिए लोगों को डिटेंशन में लेके कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है कि भाई
यहाँ से सिचुएशन ख़राब हो रहा है, यहाँ अधिक जो है माहौल बिगड़ रहा है, पुलिस और डीएम वगैरह क्या करता है, चलो इसे अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लो, अभी किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा, सब कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है। ये होता है, आप लोग न्यूज़ में सुनते हैं, यही हुआ प्रिवेंटिव डिटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, जब धारा 370 हटा था ना, तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जो लीडर थे, जैसे मुफ्ती महबूबा, जिन्होंने कहा था कि अगर धारा 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएगी, या फिर तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। तो असलियत जो है वो रियलिटी वो खैर वो नहीं जानती थी कि अभी भी हटने के बाद भी ऐसे पीर सपूतों कोई कमी नहीं है भारत में जो तिरंगे को जो है कंधा ना दे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर से ही, चाहे देखो अभी लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन हुआ, बहुत सारे जो है अभी, अब देखो कश्मीर मतलब एक बदल रहा है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तो उन लोगों को डिटेन कर लिया गया था, मुफ्ती महबूबा या फिर अब्दुल्ला वगैरह जितने भी थे, उनको डिटेंशन में डाल लिया गया, क्योंकि वो लोग अगर खुले रहते तो दंगा फसाद करवा देते, ठीक है। तो इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन इसलिए कहा जाता है कि ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही तरीके से बना रहे, ठीक है। इसके लिए कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है, कुछ लोगों को नज़रबंद कर दिया जाता है। इस परिस्थिति में जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या फिर राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता, उसकी गरिमा की बात हो, उस परिस्थिति में यह प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आप यह नहीं कह सकते कि हमारा आर्टिकल 20 का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि यह राष्ट्र के हित में कदम उठाया गया है, लोगों और समाज में पीसफुल ऑर्डर बना रहे, उसके लिए यह स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है। तो ये प्रोविजन कहा जाता है, ये क्लेम उस वक्त नहीं किया जा सकता जब तक प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब जैसे एक बार UAPA एक एक्ट है, ठीक है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ में जो भी संलिप्त होते हैं ना, जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं या फिर जिन पे शक होता है कि यह टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उन लोगों को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर बंद कर दिया जाता है, और लगभग 60 या 90 दिनों तक उन्हें बंद रखता है विदाउट, जैसे ऐसे क्या है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई भी क्राइम भी किया हो, उसे अगर पुलिस उठा के ले जाती है तो 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उन्हें पेश करना होता है, फिर कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें उन्हें लाना होता है, उसे वकील रखने का अधिकार है। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे शक है कि यह एंटी नेशनल है या फिर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है या टेररिस्ट एक्ट में एक्टिविटीज़ में या कह सकते हैं इन्वॉल्व हो सकता है, उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेके सरकार 90 और कह सकते हैं कई एक महीनों तक जो उसे रखती है, उसे जांच पड़ताल करती है, उसे चीज़ें जो है उगलवाने का प्रयास करती है। तो यही है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन, और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। और इसमें भी जो है बहुत लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जानती है कि कौन सा सही है कौन गलत है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एज ए लिमिटेशंस के तौर पर है अंडर आर्टिकल 20 में कि कुछ यह सीमाएं हैं। देखिए, मैंने बार बार कहा हूँ कि फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल है, बट एब्सोल्यूट नहीं है। इट शुड भी कह सकते हैं ना कि स्टेट और स्टेट मशीनरी हो गया, या फिर संविधान में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन के प्रावधान दिए गए हैं कि इन परिस्थितियों में आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, तो कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 20 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 21 आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग पूरे 32 तक पढ़ेंगे, 35 तक, ठीक है। So that's all. If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.